एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन टर्म्स का यही तो हो जाएगा, और वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ये हो गया। अब इस एरिया में इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया एल को, तो बेटा एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ एक तरह से क्या होगी जैसे सिलेंडर की हाइट होती है, ये तो पाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल हो गया ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, तो इसको पाई आर स्क्वायर क्या हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ए इंटू एल बोला जा सकता है ना। तो इसी वजह से मैंने वॉल्यूम को ए इंटू एल बोल दी, ए इंटू एल बोल दिया। बताइए जी इतना क्लियर है? बताओ इतना क्लियर है सभी को? यस सर। इसको मैंने ए इंटू एल, एक मिनट फिर से कुछ गड़बड़ है इसमें, क्या कंफ्यूजन है। फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है m अपॉन v, m अपॉन v है फॉर्मूला, ये तो बिल्कुल ठीक है मैग्नेटाइजेशन का। फिर मेंशन किया है यहाँ पर m i a अपॉन a, अपॉन a, ये a का है, तो लेंथ कहाँ पे, लेंथ तो मल्टीप्लाई होगी तो लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर हो जाएगा, m अपॉन l, क्या हो गया m इनटू l। हाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, मैं ये एक मिनट के लिए हटा रहा हूँ। n इज इक्वल टू, यहाँ जो ये फॉर्मूला है बेटा ये NIA नहीं है, ये NMIA है, NMIA, ठीक है। और फिर NM हमारा हो जाएगा, NM हो जाएगा n इंटू एल, NM हो गया n इंटू एल। तो ये तो NM क्या है, ये तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया मैग्नेटाइजेशन का, मैग्नेटाइजेशन का नंबर ऑफ टर्न्स, और ये स्मॉल n हो गया हमारा, स्मॉल n हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में, पर यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ का इतना, तो टोटल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना, वो इतना, समझ गए। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब यूनिट लेंथ अगर हमने 1 मीटर मान लिया तो 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया n इंटू एल। बताइए अभी क्लियर है? अभी क्लियर है कि स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पूरी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे, 1 मीटर में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, पूरी एल में n इंटू एल, के क्लियर है ना? यस सर। मैंने यहाँ गलती से NIA लिख दिया था, यहाँ NMIA है, तो अब देखिएगा कैपिटल M क्या हो जाएगा, NM की जगह आ जाएगा n इंटू एल, ठीक है। तो n इंटू एल लिख दिया यहाँ पर, और ये I है और ये A है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मैं लिख दूंगा लेंथ इंटू एरिया, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम था, वॉल्यूम को लिख दिया लेंथ इंटू एरिया, लेंथ से लेंथ कट गया, एरिया से एरिया कट गया, तो n इंटू आई आ गया। मैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारा n इंटू आई आ गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो जब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन n इंटू आई आ गया, तो यही आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी भी देखिए यही है n इंटू आई। क्लियर है? क्लियर है इतना? बताइए समझ गए? रितिका शिवांगी दोनों बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने गलत लिख दिया था, एम है MIA नहीं है, NMIA है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है इसी चीज में मैं एक चीज और देखूंगा कि अगर मान लीजिए हम एक बार मैग्नेट लेते हैं, ये तो सोलोनॉइड का केस हो गया, फिर हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। इन द केस ऑफ अ बार मैग्नेट, in the case of a bar magnet of length 2L, अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं जिसकी लेंथ 2L है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
इज स्मॉल a, यानी कि ऐसे ले लिया बाद में ये, तो इसकी जो लेंथ है वो तो हो गई 2l, और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये है स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप समझ ही गए होंगे, तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये हाइट हो गया, बेस इंटू हाइट करके तो ये एरिया आ गया, और ये पूरी लेंथ हो गई, तो लेंथ इंटू बेस इंटू हाइट पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू 12। ये बार मैग्नेट के केस में हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम हो गया a इंटू 12। अच्छा, और मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ये वही है जैसे हमारा डाइपोल मूवमेंट होता था, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया q1 इंटू 12, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया q1 इंटू 12, यही होता था ना। तो अब जब मैं इस केस में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करूंगा तो कैपिटल M is equal to small m upon capital B, small m की वैल्यू है small a into 12, और सॉरी स्मॉल m की वैल्यू है qm into 12, और कैपिटल B वॉल्यूम की वैल्यू है स्मॉल a into 12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल M is equal to qm upon small m। तो अगर बारमैग्नेट की बात करें तो ये फॉर्मूला बनता है, अगर सोलेनॉइड की बात करें तो ये फॉर्मूला बनता है। दोनों में अंतर क्या है, एक तो है एक तो है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ये वो उस फील्ड की इंटेंसिटी है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, ये उस फील्ड की इंटेंसिटी है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी होगी n इंटू आई, ठीक। और ये जो n इंटू आई है ये उसकी इंटेंसिटी है जो मैग्नेटिक मटेरियल ऑलरेडी मैग्नेटाइज हो गया है, जो मैग्नेटाइज हुआ है तो उसमें भी सेम यही मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी थी जिसने उसको मैग्नेटाइज किया। समझ में आ गया दोनों चीजें, दोनों चीजें क्लियर है, Yes, बताइए। sir. चलो चलो आगे, ठीक है। तो ये हमारे चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गई। उसके बाद अम, उसके बाद हम एक चीज और है इसमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड is the total magnetic field induced is the result of magnetization magnetization due to magnetizing field magnetizing field magnetization due to magnetizing field मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि बी नॉट वेक्टर, ठीक है। जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है तो वो क्या था, बी नॉट वेक्टर ये था, एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट वेक्टर एंड द फील्ड dm produced due to magnetization of material magnetic material, समझ में, मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। अब इसमें देखिएगा, इसमें देखिए, इसमें अब क्या है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर देखा जाए तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड तो वो है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का है, जिसने मैग्नेटाइज करा किसी मटेरियल को, एक तो वो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं बोल देता हूँ बी नॉट। और एक मैग्नेटिक फील्ड क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया किसी मैग्नेटिक मटेरियल में, तो जो टोटल हो जाएगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। बी नॉट प्लस बी एम, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, ये मिटा रहा हूँ,
टोटल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी बोल दिया, तो बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। तो बेटा बी नॉट किस केस में, वैक्यूम के केस में, और किस केस में होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के केस में। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के केस में क्या हो जाएगा, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, वो हमने देखा था। तो बी नॉट की जगह हम रख देंगे म्यू नॉट एच। म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और बीएम क्या है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, बाहर से उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया, उसके अंदर आ गया। तो वो उस केस में क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एम हो जाएगा, यानी कि ये वाली मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये कौन सी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, जो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी डेवलप होगी, वो वाली। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, म्यू नॉट इंटू एम। तो कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी, मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, म्यू नॉट कॉमन ले लिया, एच प्लस एम। बताइए दोनों को क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी में क्या है कि इट इज द मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू व्हिच अ मटेरियल कैन बी penetrated or permeated by a magnetic field. The magnetic permeability of a material may be defined as the ratio of its magnetic induction to the magnetic intensity. ठीक है, तो वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे हम ये कह रहे थे कि ये हमारा क्या होता है, म्यू नॉट क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने क्या निकाला, म्यू नॉट को अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, बी नॉट अपॉन एच, बी नॉट अपॉन एच। तो अगर सिर्फ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करें तो बी हो जाएगा सिंपली बी अपॉन एच, और बी क्या है, ये टोटल दिस अपॉन एच, ये हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो ये जो परमिएबिलिटी निकाली ना, ये तो जैसे हमारी थी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गई परमिएबिलिटी उस मटेरियल की जिस मटेरियल में आपने मैग्नेटिज्म को पैदा कर दिया, इंड्यूस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिलेटिव, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी भी वैसे ही है जैसा रिलेटिव परमिटिविटी थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल रिलेटिव इज फॉर आर, रिलेटिव परमिटिविटी परमिएबिलिटी सॉरी इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। एक ये टर्म है। फिर एक देखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये हमने चौथा टर्म दिया था, चौथी डेफिनेशन, ये मतलब पांचवी टर्म है, ये छठी टर्म, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की मैंने छठी टर्म देखी है, ये भी एक रेशो है, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। अब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में आप देखो दोनों की यूनिट सेम है। SUSCEPTIBI मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई से डिनोट करते हैं, इससे ऐसे इस सिंबल को बोल देते हैं CHI काई। काई इज इक्वल टू m अपॉन h, m अपॉन h। आप जानते हैं ये भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी है मैग्नेटिक मटेरियल की, और ये भी ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी अपॉन इंटेंसिटी है, तो ये एक रेशो हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज अ रेशो। बताइए ये सातवीं टर्म में क्लियर है।
ये 7th टर्म भी क्लियर है, बताइए। Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद अब मैं देखूंगा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पार्ट 1, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब ये क्या हो गया हमारा म्यू, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया काई। इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन बताना है, ठीक है। तो वैसे काई होता है, कुछ लोग साई भी बोल देते हैं इसको, ठीक। तो जरा देखिएगा कि जैसे बी है, तो बी का हमने अभी अभी कैलकुलेट करा था। बी क्या है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। एच प्लस एम आप खुद निकाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एंड बी इज इक्वल टू म्यू एच। जब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की बात करी थी तो बी क्या था, म्यू इंटू एच, ठीक। तो बी हमारा म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम के भी बराबर है, और बी हमारा म्यू एच के भी बराबर है। तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वेटिंग बोथ, दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पर क्या करूँ, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। ये जो काई है, ये जो काई है यानी कि ससेप्टिबिलिटी है, ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे m अपॉन एच चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इस m को h से डिवाइड करना है, तो आप क्या करिए, डिवाइड, एक काम करो, यहाँ जो है ना इस ब्रैकेट में h कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों टर्म्स से h को डिवाइड करना। ये क्या हो गया, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट, इस ब्रैकेट में से h कॉमन ले लो। h कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आपने h से डिवाइड कर दिया, तो h अपॉन h प्लस m अपॉन h, ठीक है। h से h कैंसिल आउट हो गया, ये जो बाहर h आया इस h से h कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या हो गया, ये मेरे पास आ गया mu इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस m अपॉन h को क्या बोलूंगा काई, ससेप्टिबिलिटी। और इस म्यू नॉट को इधर ले आइए, तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा आपका, म्यू आर, म्यू अपॉन म्यू नॉट को मैं म्यू आर बोल सकता हूँ, ठीक है। तो रिलेशन मुझे किसमें निकालना था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, म्यू, ठीक, और ससेप्टिबिलिटी यानी कि काई, इसमें मुझे रिलेशन निकालना था। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है इसकी वैल्यू। तो म्यू नॉट तो एक कांस्टेंट हो गया, और 1 जो है 1 ये कांस्टेंट है, तो म्यू में और काई में ये एक रिलेशन आ गया। पहले ये बता दीजिए, ये तो क्लियर है, ये रिलेशन क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में एक चीज और, जब मैं रिलेटिव परमिएबिलिटी जानता ही हूँ कि क्या होता है, मैं वो भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। देखिए क्या करेंगे, म्यू नॉट को इधर ले आओ, म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये हो गया। म्यू अपॉन म्यू नॉट को क्या बोलेंगे, म्यू आर, 1 प्लस काई। बताइए जी, क्लियर। Yes, sir. तो ये सारी की सारी टर्म्स थी जो हमें जरूरत पड़ेगी इसी चैप्टर में। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्योंकि इस बार सिलेबस में से हट चुका है, तो करूंगा जरूर, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टेरेसिस, उसमें थोड़ा सा ही यूज है, बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है, थोड़ा सा यूज है। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बस एक बार हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं
उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ से हटा है सिलेबस में से, लेकिन आगे अगर आप जाएंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस वगैरह की तैयारी करेंगे या मेडिकल की तैयारी करनी है, तो आप ये देखिए उसमें तो ये चीज पूछी ही जाती है, तो इसलिए बहुत डिटेल में नहीं करा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इनको किस तरह से क्लासिफाई करा जाता है, जैसे मान लीजिए हम जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर की जब हम बात कर रहे थे, जब अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमने 3 तरीके की क्लासिफिकेशन वहां पर भी करा था, कंडक्टर करा था, इंसुलेटर करा था और सेमीकंडक्टर करा था। तो इंसुलेटर जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी बोल देते हैं, ऐसे यहाँ पर 3 तरीके के होंगे, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये किस तरीके का बिहेवियर होता है मैग्नेटिक मटेरियल्स का व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरह के होते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच which develop feeble magnetization in the opposite direction of the magnetizing field. Such substances are feebly repelled by magnets and tend to move from stronger to weaker parts of a magnetic field. ठीक है, तो ये वो वाले मटेरियल्स होते हैं जिनको जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख देते हैं, तो उनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन फीबल, मतलब बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होता है, फीबल। और उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ में डेवलप करते हैं मैग्नेटिज्म अपना, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ में वो डेवलप करते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, these are those materials which develop feeble magnetization in the opposite direction of the magnetic field. मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है जिसमें हमने उन मटेरियल्स को रखा, तो वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में उन उस फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उनके अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है और बहुत फीबल होता है, मतलब बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, गोल्ड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एक्सेट्रा, बस इतने हैं। तो ये डायमैग्नेटिक की हो गई, मैं ज्यादा और डिटेल में आपको इसमें करवाना चाहता नहीं हूँ, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। अगला देखिएगा, जैसे ये डायमैग्नेटिक है, तो डायमैग्नेटिक के बाद में अगला आ जाता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन सुनिए। These are those substances which develop feeble magnetization, in the direction of the magnetizing field. Such substances are feebly attracted by magnets and tend to move from weaker to stronger parts of a magnetic field. डायमैग्नेटिक के जस्ट अपोजिट है, सिमिलैरिटी सिर्फ एक है, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है तो उनके अंदर एक फीबल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, which उस मैग्नेटिज्म की, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो उनके अंदर प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। यहाँ क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा जाता है, उनके अंदर भी फीबल मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है। फीबल मैग्नेटिक मतलब हल्का, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होता है उनके अंदर भी, लेकिन वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की सेम डायरेक्शन में होता है, ठीक है ना। फिर उसमें क्या होता था डायमैग्नेटिक में कि वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ होता है उसका डायरेक्शन, यहाँ वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ होता है। तो दोनों में डिफरेंसेस हो गए, पहला कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के सेम डायरेक्शन में होता है। एक तो ये हो गया डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है,
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ होती है उसकी डायरेक्शन, और पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ होती है डायरेक्शन। बाकी सिमिलर, ये तो दो डिफरेंसेस हो गए। जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हल्का कम प्रोड्यूस होता है, यानी कि फीबल प्रोड्यूस होता है। इन दोनों से अलग तीसरे टाइप के मटेरियल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, तीसरे टाइप के होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। और जो अगला टॉपिक है हमारा, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस वाले टॉपिक में हम यूज ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस करते हैं, मतलब ये वाले सब्सटेंसेस का यूज मैग्नेट बनाने में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने में तो नहीं होता, ये फीबल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। फेरोमैग्नेटिक की सुनिए जी डेफिनेशन आप, इसमें होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर those substances which develop the strong magnetization in the direction of the magnetizing field। इनमें क्या होता है, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इनके अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये वाले सब्सटेंसेस भी सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं मैग्नेट बनाने के लिए। क्यों? हमें मतलब कमजोर पकड़ हो किसी की वो नहीं चाहिए, हमें मजबूत वाला चाहिए जिसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, जो स्ट्रांगली किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करे। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में जब रखा जाता है तो दे डेवलप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म इनसाइड देम, एंड दैट इज आल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है इनका मैग्नेटिक फील्ड, एंड they are strongly attracted by magnets and tend to move from weaker to stronger parts of a magnetic field। ये सब्सटेंसेस बड़ी तेजी से किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इनमें भी जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाता है, जैसा कि पैरामैग्नेटिक में जाता है, जो डायरेक्शन होती है वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ। ठीक, और आप समझ गए होंगे कि हम मैग्नेटिक मटेरियल में जो सबसे ज्यादा एग्जांपल देते हैं वो इन्हीं के देते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। तो वही टाइप्स हैं, वही एग्जांपल्स हैं फेरोमैग्नेटिक के। आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड अलॉयज लाइक एल्निको। एल्निको होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इनका एक मिक्सचर होता है, ठीक, उसको बोलते हैं एल्निको। एल्निको एक ऐसा अलॉय होता है जिसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मैग्नेट्स बनाने में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाने में। उसके बाद बेटा जो आगे का जो है ना, जैसे डायमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म है, फेरोमैग्नेटिज्म है, इन सब की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इन सब के डायग्राम्स के इसमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल किस तरीके से अलाइन होते हैं वो सब कुछ इस साल तो करने की जरूरत नहीं है। जो आपको इतना हिंट दिया इतना सफिशिएंट है, और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा ही इनका इंट्रोडक्शन मेंशन करूंगा नोट्स में। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कल करवाता हूँ हिस्टेरिसिस वाला, और फिर हमारा थोड़ा सा ही इसमें बच रहा है चैप्टर में परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ऑसिलेशंस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। आई थिंक ये कल चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल करते हैं आगे का। और मुझे एक चीज और बता दीजिए,